स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय भूगोल। भूगोल में 12 पार्ट है स्टूडेंट्स। उसके अंदर से मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है वितरण के मानचित्र। भूगोल विषय को समझने के लिए मानचित्रों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब नाम आता है भूगोल का मतलब वहाँ कहीं ना कहीं मानचित्र उससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यदि हमको मानचित्र पढ़ने में और समझ में आता है तो हमको भूगोल विषय समझने में क्या होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मानचित्र किस तरह से पढ़ा जाता है, मानचित्र कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, मानचित्र क्यों जरूरी है, तो इन सभी बातों की जानकारी हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझ लेते हैं मानचित्र का उद्देश्य क्या होता है। मानचित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी क्षेत्र की स्थिति और वितरण को दर्शाना। मतलब किसी क्षेत्र में जाके वहाँ की स्थिति और उसके वितरण को आप दर्शाओगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ पर बारिश कितना है, वहाँ पर जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर कितने चारागाह हैं, कितने पशुओं की संख्या है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह की मतलब क्षेत्र अध्ययन करने गए हो। क्षेत्र अध्ययन क्या होता है इस पार्ट में हम लोग आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को मानचित्र का उद्देश्य समझ में आ गया कि मानचित्र का मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र की स्थिति दर्शाना और उसका वितरण दर्शाना। उसका वितरण दर्शाने के लिए अलग अलग मानचित्र की पद्धतियां हैं। बिंदु पद्धति है, क्षेत्रगण पद्धति है और समगण पद्धति है। ये सारी पद्धतियों हम लोग एक के बाद एक क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? चलिए, तो मानचित्र को क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नहीं तैयार किया जाता है। मानचित्र तैयार करने का एक उद्देश्य होता है। तो किसी भी उद्देश्य से तैयार किए गए मानचित्र हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्यात्मक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्यात्मक मानचित्र कहा जाता है। उस उद्देश्यात्मक मानचित्र के लिए हमारे पास जानकारी होना चाहिए, संख्यात्मक जानकारी होना चाहिए। वर्षा, अगर हम लोग वर्षा के बारे में देख रहे हैं तो वर्षा की जानकारी होना चाहिए, तापमान की जानकारी होना चाहिए, उस जिस क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करने गए हुए हैं, जनसंख्या उस क्षेत्र की मालूम होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए। जैसे वर्षा हो गया, तापमान हो गया, जनसंख्या, इनकी हमको संख्या की जानकारी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर वर्षा कितने मिमी होती है हर साल, वहाँ का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, वर्षा के समय उसका तापमान कितना होता है, बारिश के समय कितना तापमान होता है, शीतकाल में उसका तापमान कितना होता है, जनसंख्या कितनी, वहाँ पर जनसंख्या आप बता सकते हो कि भाई स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, फिर बच्चों की जनसंख्या कितनी है, बूढ़ों की जनसंख्या कितनी है, 80 से ऊपर वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, 30 से नीचे वाले। तो इस तरह से आपको संख्यात्मक जानकारी रहेगी तो किसी भी मानचित्र को आप बना सकते हो। और उस मानचित्र बनाने का क्या होता है, आपका पास एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य की दृष्टि से तैयार किए गए मानचित्रों को क्या कहते हैं? उद्देश्यात्मक मानचित्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब समझ लेते हैं पढ़ के। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में परिसर अध्ययन एवं भूगोल विषय में जिला, राज्य, देशों के मानचित्र का अध्ययन किया हुआ है। इसके पहले वाले भूगोल में आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स, आप लोग परिसर अध्ययन किए हो, परिसर अध्ययन भाग 1, परिसर अध्ययन भाग 2। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग पूरा भूगोल देखेंगे, पूरी तरह से भूगोल, प्योर भूगोल। तो उसके अंदर हम लोग देखने वाले मानचित्र के रिलेटेड फिर अलग अलग पार्ट हैं। जैसे दूसरे पार्ट में आंतरिक हलचलें हैं, बाह्य भागीय हलचलें हैं, वृष्टि होती है, समुद्र जल के गुणधर्म, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये बहुत सारे लेसन है हमारे। टोटल 12 लेसन। तो 12 लेसन को एक के बाद हम लोग एक वीडियो में आगे आने वाली है। ठीक है, तो चलिए, मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की स्थिति और वितरण दर्शाना होता है। मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र की स्थिति और वितरण दर्शाना होता है। कुछ मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, उन्हें उद्देश्यात्मक मानचित्र कहा जाता है। जिन मानचित्र को तैयार करने के लिए कुछ उद्देश्य होता है, उसके पीछे क्या होता है, कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद होता है, उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्यात्मक मानचित्र कहा जाता है। ऐसे मानचित्र द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र के चारांक का वितरण दर्शाया जाता है। उस क्षेत्र के चारांक का वितरण दर्शाता है। चारांक क्या क्या हो सकता है? उसका वर्षा हो सकता है, तापमान हो सकता है, जनसंख्या, ये चारांक हो सकते हैं। आप किसके बारे में समझ लीजिए, आप किसी क्षेत्र में गए और वहाँ के वर्षा के ऊपर आप क्या कर रहे हो, मानचित्र बना रहे हो, तो चारांक क्या हो जाएगा वहाँ पर? वर्षा। मतलब आपका मेन टॉपिक क्या हो जाएगा? वर्षा। तो मानचित्र में भी प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या, क्या क्या बोला मैं? वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि के वितरण को सांख्यिकी जानकारी के अनुसार दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र का उपयोग प्रदेश के विविध घटकों के वितरण स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं चारांकों का उपयोग करके, तो उस प्रदेश के अलग अलग घटकों की जानकारी हम लोग देते हैं मानचित्र के द्वारा। ऐसे मानचित्र को घटक का वितरण संबंधित ढांचा सरलता समझा जाता है। वितरण मानचित्र को बनाने के लिए संबंधित घटकों की संख्या की जानकारी आवश्यक है। यदि आपको वितरण मानचित्र बनाना है तो आप जिसके ऊपर मानचित्र बना रहे हो, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस विषय के ऊपर आप मानचित्र तैयार कर रहे हो, उस विषय का आपके पास संख्या की जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप बना रहे हो जनसंख्या के ऊपर, मान लीजिए आप जो मानचित्र तैयार कर रहे हो वो जनसंख्या के ऊपर है, तो भाई वहां पर जनसंख्या में क्या क्या देख सकते हो आप लोग कि भाई वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 1000 पुरुषों में स्त्रियां कितनी है, उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, 1000 पुरुषों के में स्त्रियों की जनसंख्या, फिर
फिर बच्चों की जनसंख्या कितनी, बच्चों में भी लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं, उनकी जनसंख्या, बूढ़ों की जनसंख्या कितनी है, फिर मतलब 10 साल से कम के उम्र वाले कितने हैं, 10 से 30 साल के उम्र वाले कितने हैं, 30 से 50 वाले, फिर ऐसे आप लोग अलग अलग बंटवारा कर सकते हो। उसकी संख्या की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वितरण के मानचित्र से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि भाई वितरण के मानचित्र को दर्शाने के लिए आपको वर्षा, तापमान, इन सभी चीजों को, चरांकों का उपयोग करके उद्देश्यात्मक मानचित्र तैयार किया जाता है। किसका? वर्षा का, तापमान का, जनसंख्या, इन सब का उपयोग करके उद्देश्यात्मक मानचित्र तैयार करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वितरण का मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वितरण का मानचित्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वितरण का मानचित्र तैयार करने के लिए आपको चरांक का, संख्या की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बराबर स्टूडेंट? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। वितरण के मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु पद्धति, दूसरा है चित्रगण पद्धति, तीसरा है समगण पद्धति। बिंदु पद्धति क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर यदि आपको किसी प्रदेश की क्या दर्शानी है? जनसंख्या दर्शानी है, पशुओं की जनसंख्या दर्शानी है, ठीक है, उस गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे, साक्षरता दर्शानी है, निरक्षरता दर्शानी है, तो उस समय बिंदु पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जनसंख्या को, इस कुछ संख्याओं के लिए एक बिंदु निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे 10,000 से बड़ी, तो उसके लिए बिंदु का आकार क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। 10,000 से छोटा, मतलब उससे बिंदु का आकार और छोटा। मतलब इसमें क्या, तो बिंदु का आकार जितना बड़ा होगा वो अलग अलग बिंदु के आकार, अलग अलग बिंदु के कलर द्वारा जानकारियों को दर्शाया जाता है। क्षेत्रगण पद्धति में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्षेत्रगण पद्धति में हम लोग बोल सकते हैं एक या दो कलर द्वारा, एक या दो रंगों द्वारा हम लोग क्षेत्रगण पद्धति मानचित्र तैयार करते हैं। उसके एक या दो ही रंग रहेंगे, या तो हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण धवल रंग। कृष्ण धवल रंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लैक एंड व्हाइट कलर। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कोई मानचित्र बना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रगण पद्धति का मानचित्र कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो समगण पद्धति, समगण पद्धति में क्या होगा स्टूडेंट्स? अलग अलग रंग छटाओं का उपयोग करके, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कब किया जाता है? ये वर्षा का तापमान और बारिश की मात्रा, तापमान, ये सारी चीज दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स? पक्का समझ में आ रहा है? और इसका उपयोग जनसंख्या के लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। पहला है बिंदु पद्धति, दूसरा है चित्रगण पद्धति, तीसरा है समगण पद्धति। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिंदु पद्धति। सांख्यिकी जानकारी के आधार पर बिंदु पद्धति से मानचित्र तैयार किया जाता है। आपके पास अगर सांख्यिकी जानकारी है तो सांख्यिकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको बिंदु पद्धति से मानचित्र तैयार करना है तो आपके पास सांख्यिकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बराबर है क्या? तो बिंदु पद्धति में मानचित्र तैयार करते समय केवल गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग किया था, कि सिर्फ गणना होनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपको जनसंख्या के बारे में बनाना, तो जनसंख्या का मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा। किसी विशिष्ट प्रदेश के जिस घटक का वितरण हुआ है उसी प्रकार से मानचित्र बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है। आपको जिस घटक का वितरण दर्शाना है उसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? बिंदु मानना पड़ेगा। किसी प्रदेश कई घटक जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से विपरीत होते हैं, अगर बहुत सारे घटक हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, पशुओं की संख्या हो गई, साक्षरता हो गया, निरक्षरता हो गया, और पढ़े लिखे कितने लोग हैं, अनपढ़ लोग कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो खेती करते हैं, ये अलग अलग क्या हो गए बच्चों? वितरण हो गई। और इन वितरण को उसी प्रकार हम लोग क्या मान लेते? बिंदु मान लेते हैं। बिंदु मान के घटक का वितरण दर्शाया जाता है, ठीक है। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु पद्धति कहते हैं। जैसे जनसंख्या हो गया, पशु की संख्या होगी, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, साक्षरता, निरक्षरता, उस गांव में, उस क्षेत्र में मतलब कार्य, द्वितीय व्यवसाय से जुड़े हुए, तृतीय व्यवसाय से जुड़े हुए लोग कितने हैं, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए कितने लोग हैं। प्राथमिक व्यवसाय मतलब कृषि, द्वितीय व्यवसाय मतलब आपको मालूम है जो प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? समझा? और ये याद रखिए, जब भी आप बिंदु पद्धति का इस्तेमाल करके किसी संख्यात्मक जानकारी दर्शाते हो तो उस समय आपको एक बिंदु का अधिकतम और न्यूनतम मान मालूम होना चाहिए कि उस बिंदु का अधिकतम मान कितना रहेगा और उस बिंदु का न्यूनतम मान कितना रहेगा। और जब ये मान मालूम पड़ जाए तो उस मान के आधार पर आप उस बिंदु का जो आकार है वो निर्धारित करोगे, उसका घनत्व निर्धारित करोगे कि बिंदु आपको कितना बड़ा बनाना है। समझ में आ रहा है? बिंदु द्वारा वितरण की करते समय बिंदु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकी जानकारी, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या ध्यान में रखी जाती है। जो भी जानकारी है उसका न्यूनतम और अधिकतम संख्या ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। संख्या ध्यान में रखी जाती है। इस प्रकार बिंदुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय बिंदु का आकार, घटकों का घनत्व, मानचित्र का पैमाना आदि बातें ध्यान में रखी जाती है। जब भी आप बिंदु पद्धति बनाओगे तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, बिंदु का आकार कितना बड़ा होना चाहिए आपका।
अब घटकों का घनत्व, कितने घनत्व के लिए, 100 के लिए एक बिंदु है कि 200 के लिए एक बिंदु है। जैसे अगर एक बिंदु आप बना रहे हो तो वो एक बिंदु कितना घटक दिखाता है। मान लीजिए 1000 के लिए आपने एक बिंदु दिखाया, जब आप वहां पर 2 बिंदु लगाओगे तो आप मतलब वहां पर 2000 लोग हैं। ठीक है, आप अगर 3 बिंदु लगा रहे हो मतलब वहां पर कितने लोग हैं, 3000 लोग हैं। तो बिंदु का आकार मालूम होना चाहिए, घटकों का घनत्व, तो मानचित्र का पैमाना। मानचित्र का पैमाना मतलब एक बिंदु के लिए आप कितना घनत्व पैमाना ले रहे हो, 1000 व्यक्ति ले रहे हो या एक बिंदु के लिए 10,000 व्यक्ति ले रहे हो, ये आपके पास पैमाना होना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अंतर्गत प्रशासकीय सीमाएं, घटकों की संख्या कितने बिंदु देनी है यह पहले निश्चित किया जाता है। पहले निर्धारित कर दीजिए कि उस गांव में कितने लोग हैं और उस मतलब वहां पर कितने बिंदु की जरूरत है, बराबर। मानचित्र में बिंदुओं को अंकित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप मानचित्र में बिंदु रख रहे हो, बिंदु डाल रहे हो, बिंदु दर्शा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो उन सभी बातों की जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब भी मानचित्र में आप बिंदु निर्धारित करोगे तो आपको कौन कौन सी जानकारी आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मूल्य के अनुसार प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए। मूल्य के अनुसार, अगर आपने मूल्य समान लिया है तो बिंदु का आकार भी समान होना चाहिए। पता चला मूल्य आपने समान लिया है लेकिन कोई बिंदु आप छोटा बना रहे हो, कोई बिंदु आप बड़ा बना रहे हो, इससे क्या होगा, जो मैप आपका पड़ेगा, जो मानचित्र आपका पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आपके मानचित्र को समझ नहीं पाएगा। तो मूल्य के अनुसार आपके जो बिंदु का आकार है वो समान होना चाहिए। अब दूसरा चीज, प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जल स्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। प्रदेश की प्राकृतिक रचना कैसी है, जल स्रोत वहां पर कैसा है, तो इस आधार पर आप लोग बिंदु दर्शाओगे। पता चला कहीं पर नदी जा रही है तो वहां पर आप जनसंख्या का वितरण दर्शा रहे हो, तो नदी के स्थान पर आपने बिंदु डाल दिया। भाई वहां पर तो जनसंख्या है ही नहीं और तो वहां पर बिंदु क्यों डाल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो बिंदु उस तरह से डालनी ताकि आपको प्राकृतिक रचना ध्यान में होनी चाहिए, जल स्रोत का मालूम होना चाहिए, यातायात प्रबंधन आदि घटकों वितरण ध्यान में रखते हुए बिंदु दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एरिया बनाया और कहीं बिंदु दे दिया, ठीक है। पता, आप बिंदु जब डालोगे तो आपको उसकी प्राकृतिक रचना मालूम होनी चाहिए, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, जल स्रोत है। यहाँ पर अगर नदी है तो वहाँ पर बिंदु आ ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ लोग रहेंगे नहीं। अगर मैं जनसंख्या का एग्जांपल लेता हूँ तो यातायात प्रबंधन, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा पुल है, तो आप वहाँ पर बिंदु नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जनसंख्या वितरण दर्शाते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा और नगरीय जनसंख्या दर्शाने वाला गोल बिंदु का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्रामीण जनसंख्या आपको दर्शाना है, कोई इलाका आपने ले लिया, मान लीजिए आपका इलाका है, ये आपका इलाका, ये मानचित्र आपका है, इसमें समझ लीजिए ये हिस्सा जो है वो ग्रामीण है। तो ग्रामीण के लिए आप क्या करोगे, इस तरह छोटा छोटा बिंदु दर्शाओगे, ठीक है। अगर नगरीय जनसंख्या तो आप बड़ा बड़ा दर्शाओगे, तो ये क्या बता देगा, हाँ भाई ये जो बड़े बड़े बिंदु है ये क्या दर्शा रहे हैं, नगर की जनसंख्या दर्शा रहे हैं, और जो छोटे छोटे बिंदु मतलब वो वहां पर क्या है, गांव है। स्टूडेंट्स मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं, ऐसे घटकों का वितरण देने के लिए बिंदु पद्धति ज्यादा उपयुक्त होती है। मतलब ऐसे बिंदु पद्धति किसके लिए जरूरी है, अगला क्वेश्चन है कि सर बिंदु पद्धति किसके लिए बनाई जाए। मतलब ऐसे घटक जो पूरे एरिया में, पूरे गांव में, पूरे शहर में क्या हुआ, फैला हुआ है। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल मैं कब से दे रहा हूं, जनसंख्या का। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो कि भाई पशुओं की संख्या दे सकते हो, वो भी फैले हुए रहते हैं, ठीक है। गांव भाग में पशु ज्यादा होते हैं लेकिन शहरों में पशु की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जो विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं उनकी जानकारी दर्शाने के लिए हम लोग बिंदु पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा मानचित्र से मित्रता, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मानचित्र पढ़ने आना चाहिए। मैं आपको अभी एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा और मानचित्र से आपको बताऊंगा। अभी मानचित्र आकृति 1.1 अमरावती जिले की जनसंख्या का वितरण मानचित्र में दिया गया है। 1.1 नीचे दिया होगा पेज में, तो वहां अमरावती जिले की जनसंख्या दिया गया है। बिंदु पद्धति के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र का ध्यान में रखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमरावती शहर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अब अमरावती शहर की जनसंख्या कितनी है तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मानचित्र देखना पड़ेगा। तो चलिए मानचित्र देखते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर मानचित्र देखोगे अमरावती शहर की जनसंख्या, तो ये जो बिंदु है बहुत गोल बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 50 लाख। अमरावती जिले की जो जनसंख्या रहेगी लगभग 5 लाख रहेगी। कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, 5 लाख। क्या लिखोगे वहां पर, 5 लाख लिखोगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है मानचित्र में एक जनसंख्या वाले स्थान के नाम बताइए। मतलब जहां जहां पर जनसंख्या 1 लाख है उसका स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 लाख देख लिए, 1 लाख के लिए ये बिंदु देखना आपको। इस तरह का बिंदु कहां दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर अचलपुर। कहां पर बोलोगे आप, अचलपुर। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अचलपुर। मानचित्र में 1 लाख जनसंख्या दर्शाने वाले स्थान का नाम क्या है, अचलपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन है, जिले के किस भाग में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? जिले के किस भाग में, मतलब जो अमरावती जिला है, अमरावती महाराष्ट्र का जिला है, यहाँ तो अमरावती जो जिला है उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला स्थान कहाँ पर है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यदि आप लोग अमरावती का ये वाला इलाका देखोगे, ये इलाका, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, तो इस इलाके को क्या बोलेंगे? उत्तर। देखो उत्तर, और इधर रहता है पूर्व, इधर क्या रहता है? पूर्व रहता है, और इधर क्या रहता है स्टूडेंट? पश्चिम रहता है। तो उत्तर पश्चिम, क्या बोलोगे आप? उत्तर पश्चिम। उत्तर की तरफ देखो और उत्तर पश्चिम में देखो, तो आपको जनसंख्या बहुत कम दिखाई देगी। समझ में आया स्टूडेंट्स पूरा? तो ये 3 क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली पद्धति स्टूडेंट्स क्षेत्रगण पद्धति। क्षेत्रगण पद्धति के लिए मैंने बताया कि इस पद्धति में जो मानचित्र आपका रहेगा, कोई भी मानचित्र आपका रहने दीजिए, उस मानचित्र को 1 या 2 कलर द्वारा, 1 या 2 रंग द्वारा हम लोग दर्शाएंगे, और साथ ही साथ या तो हम ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मैंने बोला कृष्ण धवल रंग, रंग छटा और कृष्ण धवल रंग से हम लोग आकृति बना सकते हैं। सर रंग छटा क्या होती है, उसका एग्जाम्पल बताइए, तो देख लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये अमरावती जिला है, ये क्या है? अमरावती जिला है। यहाँ पर 2 अलग अलग कलर, 2 से 3 कलर है, 400 से अधिक, देख लीजिए, गाढ़ा, फिक्का, फिक्का, उससे फिक्का, ये बहुत गाढ़ा है, फिर उससे फिक्का ये है, फिर उससे फिक्का ये है, सबसे फीका चिखलदरा है, ठीक है ना, भातकुली है। तो इस तरह रंग छटा का इस्तेमाल, रंग छटाओं का इस्तेमाल करेंगे, डार्क से लाइट पे जाएंगे, डार्क से लाइट समझ में आ रहा है, गाढ़े से फीके पे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से रंग छटाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो रंग छटा का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कृष्ण धवल किस प्रकार के दिखते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी अमरावती जिले का, लेकिन ये कृष्ण धवल है। ये क्या है? कृष्ण धवल, मतलब ये जो मानचित्र है ये ब्लैक एंड व्हाइट में दर्शाया गया है। जैसे अचलपुर का देख लो बहुत ज़्यादा डार्क है, अमरावती बहुत ज़्यादा डार्क है, फिर यहाँ पर उससे कम, फिर उससे कम, फिर देखो इससे कम, फिर इससे कम चिखलदरा। तो ये रंग छटाओं का इस्तेमाल करके, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण धवल का इस्तेमाल करके, मतलब आप लोग समझ में आ गया कि क्षेत्रगण पद्धति में 2 तरह से मानचित्र दर्शाया जा सकता है। पहला रंग छटा का इस्तेमाल करके, दूसरा कृष्ण धवल का इस्तेमाल करके। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। चित्रगण पद्धति में देख लीजिए क्या है चित्रगण पद्धति। इस मानचित्र में भौगोलिक घटकों की सांख्यिकी जानकारी विभिन्न छाया, अलग अलग छाया, देखा ना, अलग अलग छाया रंग छटा द्वारा दर्शाई जाती है। सही बात है। यहाँ पर जो भी भौगोलिक घटकों की जो सांख्यिकी जानकारी है उसको अलग अलग छाया या रंग छटाओं का इस्तेमाल करके हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए उसकी सांख्यिकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बिंदु पद्धति हो, चाहे वो क्षेत्रगण पद्धति हो, चाहे वो समगण पद्धति हो, ठीक है। ये मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन करना है, सर्वेक्षण आदि प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस प्रदेश के प्रत्येक उप विभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विभाग में एक ही मूल्य निर्धारित किया जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई इलाका है, वहां पर आधे इलाके में जनसंख्या ज्यादा है और आधे इलाके में जनसंख्या क्या थोड़ा कम है, तो हम लोग ऐसा नहीं दर्शाएंगे एक जगह गाढ़ा रहेगा एक जगह फीका रहेगा। हम लोग उसके लिए क्या लेंगे, एक ही मूल्य ले लेंगे, ठीक है ना, एक ही मूल्य, पूरा एक ही मूल्य ले लेंगे। प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र विभाग के घटकों का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दर्शाना पड़ेगा। कोई भी मानचित्र रहे, आपको घटकों के लिए अधिकतम मूल्य कितना है और न्यूनतम मूल्य कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या होता है उसको समझा देता हूं मैं। यहाँ पर ये अधिकतम मूल्य, ये जो 400 से अधिक दिख रहा है, ये 400 से अधिक, ये अधिकतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य मतलब 100 से कम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूनतम मूल्य। तो इस तरह से जब भी आप मानचित्र बनाओगे तो मानचित्र बनाते समय आपको उस इलाके का अधिकतम मूल्य, मतलब जो भी वितरण आप दर्शा रहे हो, जिस प्रकार के वितरण की जानकारी आप दे रहे हो, उसका अधिकतम और न्यूनतम मूल्य आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। के पश्चात 5 से 7 वर्ग में विभाजित कर दिए, उसको 5 से 7 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया 400 से अधिक था, 300 से 400, फिर 200 से अलग अलग 4 रंगों में विभाजित कर दिया था, 4 से 7 रंगों में, 5 से 7 भागों में क्या करते हैं, उसको विभाजित कर दिए। रंग छटा कृष्ण धवल काला सफेद, कृष्ण धवल क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट काला सफेद। आकृति बंद उपयोग लाया जाता है। इसका उपयोग करते समय बढ़ते मूल्य अनुसार रंग गहरे हो जाते हैं। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे रंग क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। रंग जितना फीका है मतलब उतना जनसंख्या क्या है, कम है, मतलब उतना मान क्या है, कम है। रंग जितना गाढ़ा होते जाएगा, समझ जाइएगा कि वहां का जो घनत्व है या जो मान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके मूल्य वर्ग के अनुसार मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं। आकृति 1.अ जो मैंने पिंक वाला कलर दिखाया था और ब जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया, वो दोनों अमरावती जिले का जनसंख्या घनत्व दिया गया है। इसमें जनसंख्या घनत्व रंग छटा और कृष्ण धवल, जो मैंने पिंक कलर वाला बताया था वो रंग छटा है, और जो मैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला बताया था वो क्या है, कृष्ण धवल। आकृतियों का प्रयोग किया गया है। इनमें किसी एक मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आप दोनों मानचित्र दिया है,
ठीक है। आप दोनों मानचित्र में से किसी एक मानचित्र का उपयोग करके नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, 300 से 400 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या वाले तहसील का नाम बताइए। मतलब ऐसे तहसील का नाम बताना है जिसका घनत्व 300 से 400 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या होना चाहिए। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 300 से लेकर 400 लोग रहते होंगे, ऐसा इलाका ढूंढना है। समझ में आया मेरे क्वेश्चन का मतलब? तो चलिए ढूंढते हैं फ्रेंड्स। हमको 300 से लेकर 400 तक, ठीक है। तो 300 से लेकर 400 यहां पर दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब इस तरह का रंग कहां पर स्टूडेंट्स, इस तरह का रंग कहां बताइए मुझे। देख लीजिए, इस तरह का रंग आपको दिखेगा यहां धरणी में, और कहां दिख रहा है वो देख लीजिए, धरणी देख लीजिए, और कहां देख लीजिए बताइए मुझे, अंजन सुरजी, अंजन सुरजी देख लीजिए। ये दोनों जो कलर है वो 300 से लेकर 400, मतलब यहां पर एक वर्ग किलोमीटर में 300 से लेकर 400 लोग रहते होंगे, ठीक है। अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा ऐसा इलाका जहां पर 400 से अधिक लोग रहते हैं, तो उसका एग्जांपल आएगा अमरावती, क्योंकि डार्क में मैंने बताया जैसे जैसे कलर गहरा होते जाएगा वैसे मान बढ़ते हैं, अमरावती, अचलपुर, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमरावती तहसील की जनसंख्या घनत्व कितना है। जो अमरावती है उस तहसील की जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना है। अमरावती की बात करूं बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो इसके लिए आप बोल सकते हो सर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा मतलब 400 वाला, 400 से अधिक प्रति वर्ग किमी। स्टूडेंट्स उसकी इकाई लगाना जरूरी है। यदि आप 400 से अधिक बोलते हो तो 400 से अधिक क्या, किलोमीटर, लीटर, अलग अलग इकाइयां होती है। तो 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, मतलब यहां पर जो लोग रहते होंगे एक वर्ग किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग रहते होंगे, कहां पर, अमरावती में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 300 से कम प्रति वर्ग किमी जनसंख्या वाले तहसील के नाम बताइए। मतलब ऐसे तहसील के नाम आपको बताना है जिसका घनत्व 300 से क्या है, कम है, 300 से कम। से कम की बात करूं तो 300 से कम में आ जाएगा 201 से लेकर 300, 101 से लेकर 200 और 100 से कम। मतलब ये तीनों जो इलाका है वो तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन से नाम हो सकते हैं सर? ये नंदगांव हो सकता है, चंदू रेलवे हो सकता है, चंदूर रेलवे, धामणगांव रेलवे, तिसवा, मेरसी, वरुड़, चंदू बाजार, भतकुली, दरिया, चिकलदरा, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ 3 समूह का नाम आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इस तरह से हमारा हो गया चित्रगण पद्धति। चित्रगण पद्धति आपको समझा होगा स्टूडेंट्स। तो अगली पद्धति हमारी है समगण पद्धति, जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं समगण पद्धति को भी अभी बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस समगण पद्धति को अगली वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कमेंट आएंगे, अगर आप लाइक करोगे तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना के डालूंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।